Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माई चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशली बीकॉम के लिए लेकर आई हूँ साइबर लॉ की एक न्यू वीडियो और उसका टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर्स. तो डिजिटल सिग्नेचर्स का टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में. दैट्स वाई मैंने डिजिटल सिग्नेचर पे एक अलग से वीडियो बनाई है. साथ में ये डिजिटल सिग्नेचर का जो टॉपिक है ये आपकी 2 यूनिट्स के क्वेश्चंस में से कंबाइंडली पूछा जाता है. तो जो भी इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल सिग्नेचर्स, क्योंकि मुझसे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने ये पूछा था कि मैम अगर आप क्वेश्चन आंसर्स वाइज हमें समझा देंगी साइबर लॉ तो काफी अच्छा होगा, हमारे छोटे छोटे से जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल सिग्नेचर्स, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. एक तो है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर एंड एक्सप्लेन दैट हाउ इज अ डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड थ्रू अ डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है. सो यहां पर ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. प्लस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं डिजिटल सिग्नेचर के? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं और इफ ऐसे कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे डिजिटल सिग्नेचर के फीचर्स का हमें पता चलता है. ओके. तो सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स पे. तो मीनिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स में सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? आप लोगों ने कंपनीज लॉ में, कंपनीज एक्ट में ये जरूर पढ़ा होगा कि एक कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है. ऑब्वियसली कंपनी जो है उसका बर्थ क्योंकि लॉ के थ्रू होता है, सो दैट्स वाई वो सिग्नेचर खुद नहीं कर सकती है. तो इसके लिए हमें एक डिजिटल सिग्नेचर फॉर्म करने होते हैं जिससे कंपनी की ऑथेंटिसिटी का पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और किसी सेकेंड पार्टी के बीच में हो रहा है. ओके. सो मीनिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर में द डिजिटल सिग्नेचर इज सिंपली अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ डेटा दैट इज अटैच्ड टू डॉक्यूमेंट्स यू साइन. तो डिजिटल सिग्नेचर में कंपनी का नेम होता है और वो डेटा, ठीक है, वो डेटा अटैच्ड होता है जिस पे भी आप साइन करते हो. जैसे नॉर्मली एक पर्सन साइन करता है तो यहाँ पे नॉर्मल साइन ना होके, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है, क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात हो रही है, दैट्स व्हाई डिजिटल सिग्नेचर्स हैं. इट इज जनरेटेड फ्रॉम योर डिजिटल आईडी. तो हर एक कंपनी की अपनी एक आईडी होती है. ठीक है. तो उसके होते हैं डिजिटल सिग्नेचर. ऐसा नहीं है सिर्फ कंपनी के, पर्सन के भी हो सकते हैं. So it is generated from your digital ID which includes both a private and a public key. तो डिजिटल सिग्नेचर के केस में यहाँ पे ये 2 कीज का बहुत मेन रोल है, क्योंकि अगर पब्लिक और प्राइवेट की आपको नहीं पता है क्या होती है तो डिजिटल सिग्नेचर का टॉपिक आपके लिए समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा. सो दैट्स वाई पब्लिक एंड प्राइवेट की. अब यहाँ पर प्राइवेट की क्या होती है? सो प्राइवेट की इज यूज टू अप्लाई द सिग्नेचर टू द डॉक्यूमेंट while the public key is sent with the file. तो एक पब्लिक की होती है, इट्स लाइक अ कोड. ओके. जो आप फाइल के साथ कहीं पे सेंड करते हो, कोई भी फाइल हो सकती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो. बट प्राइवेट की वो होती है जो आपकी अपनी होती है. पब्लिक की में इंक्रिप्टेड कोड होता है. इंक्रिप्टेड का मीनिंग आपको पता होगा, जो भी मैसेज होता है सेंडर की तरफ से जो रिसीवर की तरफ जाता है, ठीक है, उनके बीच में क्या बातें हुई हैं, उनके बीच में क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं, वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होंगे अगर इंक्रिप्शन है तो. अगर इंक्रिप्शन नहीं है तो वो कहीं और भी स्टोर हो रहे हैं. तो दैट्स वाई पब्लिक की कंटेन्स इंक्रिप्टेड कोड एंड दैट्स वाई ये होता है एक हैश से रिलेटेड. ठीक है. इसे हम हैश बोलते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा. अगर हम यहाँ पे कंपनी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कंपनी की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा कि ओके दिस इज अ पब्लिक की. अब डिजिटल सिग्नेचर्स और कहाँ यूज हो सकते हैं? सो डिजिटल सिग्नेचर कैन बी यूज टू सर्टिफाई और अप्रूव डॉक्यूमेंट्स. ऑब्वियसली जहां पे डिजिटल सिग्नेचर्स लग गए दैट मीन्स वो आपने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिए हैं, है ना. तो सर्टिफाइंग सिग्नेचर वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स क्रिएटर. ये ध्यान से देखिए क्या लिखा है, जो सिग्नेचर सर्टिफाइड है, ठीक है, सर्टिफाइड सिग्नेचर जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट के क्रिएटर को वेरीफाई करते हैं. इफ सपोज अगर मेरे डिजिटल सिग्नेचर है तो मेरे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, मैं हूं डॉक्यूमेंट की क्रिएटर, तो मेरे सिग्नेचर्स को वेरीफाई करेगा एंड शो दैट द डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड सिंस इट वाज साइन. तो जिसने भी साइन किए होंगे वहां पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी उसकी होती है. देयरफॉर ओनली द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन एड अ सर्टिफाइंग सिग्नेचर. तो दैट्स वाई ये ओरिजिनल क्रिएटर का होना काफी जरूरी
है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। एंड अप्रूवल सिग्नेचर्स कैन बी एडेड बाय एनीवन विद डिजिटल आईडी एंड आर यूज्ड टू अप्रूव डॉक्यूमेंट्स, ट्रैक चेंजेस एंड एक्सेप्ट टर्म्स स्टेटेड विद द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर अप्रूवल सिग्नेचर्स की क्या जरूरत है? देखिए, क्योंकि एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ना। अगर मैं कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग आपको समझाऊं कि एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो वो खुद तो जा नहीं सकती है, तो ऑब्वियसली उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाते हैं। तो इन दैट केस जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाते हैं तो वो अपनी तरफ से अप्रूवल सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि लिखा है ना अप्रूवल सिग्नेचर कैन बी एडेड बाय एनीवन विद अ डिजिटल आईडी एंड आर यूज्ड टू अप्रूव डॉक्यूमेंट्स। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ कंपनी के ही होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की। तो या तो आप प्रोसीजर फॉर क्रिएशन बोलिए या फिर प्रोसीजर फॉर इशुएंस बोलिए, ठीक है। दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है कि बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कैसे होता है उसका प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फिल करनी होती है जिसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है। ओके, वो फॉर्म फिल करना होता है और एक फीस पे करनी होती है, और वो फीस 25,000 को एक्सीड नहीं करेगी। ये फीस डिसाइड कौन करता है? फीस डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिपेंड करता है कि डिफरेंट क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से उन्होंने डिफरेंट फीस प्रिस्क्राइब की हुई है। अब ये जो सेक्शन है, ठीक है, दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट नो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज सैटिस्फाइड। दैट, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, और दूसरी बात है सर्टिफाइंग अथॉरिटी की। अब यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसे चाहिए? सपोज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मुझे चाहिए एंड आई एम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटर, ठीक है। अब यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है? जो मुझे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पे ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो सैटिस्फाइंग कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि एप्लीकेंट के पास प्राइवेट की का होना जरूरी है, और वो प्राइवेट की बिल्कुल सेम होनी चाहिए पब्लिक की के जैसी, ताकि कोड को एनक्रिप्ट करने में हेल्प हो जाए, टू बी लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेकेंड कंडीशन इज एप्लीकेंट होल्ड्स अ प्राइवेट की which is capable of creating a digital signature. That means if you don't have the private key, that means आप digital signature create नहीं करवा पाओगे। Another thing is public key to be listed in the certificate can be used to verify a digital signature affixed by the private key held by the applicant. That means यहाँ पर देखिए तीनों पॉइंट्स में आपको सेम चीजें बता रहे हैं। पब्लिक की और प्राइवेट की क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? सेकेंड पॉइंट में ये बताया कि एप्लीकेंट के पास अगर प्राइवेट की नहीं है तो वो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा उसके लिए। एंड थर्ड पॉइंट में पब्लिक की जो भी लिस्ट होगी सर्टिफिकेट की लिस्ट में, ओके, जो सर्टिफिकेट की फाइल्स में जो भी पब्लिक की होगी उसे आप यूज करोगे टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर, और वो डिजिटल सिग्नेचर किसके साथ होंगे? प्राइवेट की के साथ। दैट मीन्स एक प्राइवेट की होती है जो हमारी होती है क्रिएटर की, ठीक है, और पब्लिक की होती है जो आप फाइल के साथ देते हो। वो मैच करेंगे क्या आप उनकी पब्लिक की, ठीक है, प्राइवेट आपकी प्राइवेट की के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं मैच कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, कॉन्टिन्यूएशन में ही चलते हैं। तो इसमें लिखा है हाउएवर नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस द एप्लीकेंट हैज बीन गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज्ड रिजेक्शन। दैट मीन्स अगर एप्लीकेंट की साइड से कुछ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स अगर मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम है, कोई कॉज होगा रिजेक्ट होने का, सिर्फ वो तभी रिजेक्ट होगी एप्लीकेशन, अदरवाइज एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, जिससे आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्रिएट होगा। फर्स्ट पॉइंट इज एनी पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी पर्सन अपनी एप्लीकेशन फिल करके सर्टिफाइंग अथॉरिटी से इजीली इशू करवा सकता है, और वो उतनी मतलब नॉमिनल फीस पे कर दे जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लासेस। सेकेंड पॉइंट इज एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय सच फी, है ना। तो फीस जो होगी वो 25,000 से एक्सीड तो करेगी नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया है। एंड साथ में ये भी कहा है उन्होंने कि हाउएवर व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग फीस अंडर सब सेक्शन 2 डिफरेंट फीस में बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेंट्स। इसका मतलब ये है कि अभी हमने जो पिछली स्लाइड में सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखा था उसमें यही लिखा हुआ था दैट
जो भी डिफरेंट क्लासेस होंगी एप्लीकेंट्स की, उसके बेसिस पे ही फीस प्रिस्क्राइब होगी, तो उसके बेसिस पे ही आपको पे करनी है. देन every such application shall be accompanied by a certification practice statement, or where there is no such statement, a statement containing such particulars as may be specified by the regulation. That means जो भी application जाएगी वो एक proper तरीके से certification practice statement के थ्रू जाएगी. That means it may be possible कि आपको वो कोई affidavit बनाने को कहें या फिर कोई certification practice statement बनाने को कहें, तो उसके बेसिस पे ही पूरी regulations के साथ वो जानी चाहिए. अगर आप इसको नहीं देते हो तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर जाए. सेम थिंग वही है कि क्रिएटर की साइड से अगर प्रॉब्लम होगी तभी रिजेक्ट होने के चांसेस है. नेक्स्ट इज ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन. सब सेक्शन 1 में जो भी एप्लीकेशन की रिसीव लिखा था, ठीक है, रिसीट जो भी थी, उसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, दैट मीन्स जो भी एप्लीकेशन में आपने फिल किया होगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको चेक करेगी, साथ में सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट को चेक करेगी. वो सारी चीजें चेक करेगी कि क्या जो भी आपने जो भी उसमें फिल किया है, क्या वो आप एलिजिबल हो उन चीजों के लिए जिसके बेसिस में आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाए. सो हाउएवर नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस द एप्लीकेंट हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. अगेन द सेम थिंग, जब तक आपकी साइड से कोई गलती नहीं है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपनी तरफ से रिजेक्ट नहीं कर सकती है उस एप्लीकेशन को. नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 36 पे. तो अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर की, तो डिजिटल सिग्नेचर में यहाँ पे हमारे पास 4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है सेक्शन 36, सेक्शन 37, 38 एंड 39. तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो सेक्शन 36 क्या कहता है, देखिए, while issuing a digital signature certificate, certifying authority should certify that it has complied with the provisions of the act. ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, एंड ऑल्सो विद द अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. तो ये आपको साथ में कंप्लाई करके चलना पड़ेगा. देन रिप्रेजेंटेशंस अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. तो क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस की बात हो रही है कि किसके बेसिस पे आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवाया जाएगा, क्योंकि देखिए लॉ की चीजें हैं एंड साइबर लॉ का केस है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी. तो सबसे पहला तो यही है दैट अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी व्हाइल इशूइंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल सर्टिफाई दैट. सबसे पहला ये है कि आपका जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा वो सारी प्रोविजंस के बेसिस पर हो. दूसरी चीज ये है कि इट हैज पब्लिश द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मेड इट अवेलेबल टू सच पर्सन रिलाइंग ऑन इट एंड द सब्सक्राइबर हैज एक्सेप्टेड इट. दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पब्लिश कर दिया गया है तो वो उस पर्सन तक पहुंच जाए जो उसका सब्सक्राइबर है ना. दूसरी चीज ये है, और साथ में जो भी सब्सक्राइबर होगा प्राइवेट की का, ठीक है ना, वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले. तो एक्सेप्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है. देन थर्ड पॉइंट इज द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की. ये तो मैं आपको कह ही रही हूँ, क्योंकि वो कोड इनक्रिप्ट करना होता है उन्हें, तो वो चेक करने के लिए आपसे हो सकता है कि ये पूछें कि ओके वो पब्लिक की है, प्राइवेट की क्या है. तो अगर आप उसको ओपन कर पाए, ठीक है ना, उस फाइल को, तो दैट मीन्स आपको उनको पता रहेगा कि आप ही वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो, ठीक है ना, आपकी ऑथेंटिसिटी वहां पे जज हो जाएगी. तो इस केस में द सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. क्योंकि पब्लिक की तो उनके पास ऑलरेडी लिस्ट में है, बट प्राइवेट की हमारी अपनी होती है. तो अगर वो मैच कर जाती है कोड वाइज तो ठीक है, अदरवाइज में प्रॉब्लम क्रिएट होगी. इन कॉन्टिन्यूएशन में अगर हम देखें तो हमने जो अभी सी पॉइंट पढ़ा है पब्लिक एंड प्राइवेट की का, यहाँ पर उसके 2 सब पॉइंट्स है विच इज सी ए एंड सी बी. सी ए में दे आर सेइंग कि सब्सक्राइबर के पास एक प्राइवेट की होगी विच इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर. ठीक है, अब ये यहाँ पर जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है यहाँ पे उसकी बात हो रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर ही हम पढ़ते हैं कि इंक्रिप्टेड कोड होना जरूरी है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का होना जरूरी है. प्राइवेट की एंड पब्लिक की का कंसेप्ट क्या है. देन हम बात करते हैं अगर सेकेंड पॉइंट की विच इज सी बी. So the public key to be listed in the certificate can be used to verify a digital signature affixed by the private key held by the subscriber inserted by ITA 2008. तो अगेन ये यही सेम बात कर रहे हैं कि पब्लिक की जो भी लिस्ट होगी सर्टिफिकेट में वो यूज हो सकती है कभी भी
आपकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए अगर उन्हें अपनी तरफ से कुछ ये लगा कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या जो भी पर्सन उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज कर रहा है, तो उस केस में अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास अब अगेन 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि सब्सक्राइबर की पब्लिक की और प्राइवेट की अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेयर काम करती है। लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंक्शनिंग की पेयर। अगर प्राइवेट की अपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लमैटिक है तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि पब्लिक की में तो प्रॉब्लम होने का चांस होता नहीं है, वो अथॉरिटीज के पास ऑलरेडी होती है। दूसरा है, इंफॉर्मेशन जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में होगी वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एंड देन थर्ड पॉइंट इज, इट हैज नो नॉलेज ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट which it had been included in the digital signature certificate would adversely affect the reliability of the representations, जो भी हमने A to D clauses में पढ़े हैं। तो कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है, सब कुछ उसमें सिर्फ डेटा है। और आप ये भी बोल सकते हो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पूरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पर ही नजर डालेगा, क्योंकि अगर आपके सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई एग्रीमेंट किया और उसमें आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज किया है, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, आपने अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज कर लिया है, कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का अप्रूवल सिग्नेचर लगा दिया है, तो फिर वहां पे क्वेश्चन आप पे उठता है, वहां पे क्वेश्चन उठता है कंपनी पे कि आपने पूरा क्यों नहीं पढ़ा था उसे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 37 पे। सेक्शन 37 हमें कहता है कि सस्पेंशन कब हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का। तो द सर्टिफाइंग अथॉरिटी may suspend such certificate if it is of the opinion that such a step needs to be taken in public interest. Okay? तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी तभी प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर सकती है जब उसे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब किसी ना किसी को परेशानी हो रही है। तो सच सर्टिफिकेट शैल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 days unless the subscriber has been given an art unity of being heard. तो दैट मीन्स यहाँ पे बोल दिया है कि 15 दिन से एक्सीड तो नहीं करेगा सस्पेंशन, लेकिन कब नहीं करेगा, जब सब्सक्राइबर को ये बोल दिया गया कि जो भी बात है वो उसे सुनी जाएगी, मतलब उसे पेश होना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। ये कहता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सस्पेंड सच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कब कर सकते हैं? ऑन रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट फ्रॉम। दैट मीन्स अगर किसी ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है कि ये पर्सन अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से कुछ इलीगल काम कर रहा है, सो इन दैट केस वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला यही है कि सब्सक्राइबर लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो सब्सक्राइबर जो भी लिस्टेड है उसके बेसिस पे, और एनी पर्सन ड्यूली ऑथोराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट सब्सक्राइबर। तो जो भी पर्सन है ड्यूली ऑथोराइज्ड सब्सक्राइबर के बिहाफ पे, अगर वहां से कुछ रिक्वेस्ट आती है तो। दूसरा केस है कि इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर देना चाहिए पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, कुछ ऐसा काम हो रहा है, कोई फ्रॉड कुछ काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो उस केस की यहाँ पे बात हो रही है। सो लास्ट पॉइंट की अगर हम कॉन्टिन्यूएशन में ही बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर पब्लिक के इंटरेस्ट पे कोई बात आती है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ खराब हो रहा है, तो वहां पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के सस्पेंशन के ऊपर बात होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 15 days अनलेस द सब्सक्राइबर हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। दैट मीन्स उसको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। हो सकता है कि कोई पर्सन उसे फंसा रहा हो। सेकेंड इज ऑन सस्पेंशन ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सब्सक्राइबर। तो अगर सस्पेंशन हो रहा है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सेम सेक्शन में, ठीक है ना, तो यहां पर हम यही बात करेंगे कि सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो भी बात करे सब्सक्राइबर के साथ। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक साइड से कम्युनिकेशन हुआ है, दूसरे की बात ही नहीं सुनी गई है, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि लॉ है, उसको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। हो सकता है सब्सक्राइबर सही हो, कोई और उसको फंसा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 38 पे। ओके, तो आप इन सेक्शंस के लिए ना छोटे छोटे अपने पॉइंट्स बना लेना। वैसे तो आपको ये जो पीडीएफ है या फिर ये जो वीडियो है आप इस पे पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे आप पॉइंट्स बना लेना, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। बिकॉज अगर 15 से आपके एग्जाम है तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप साथ साथ नोट्स बना लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स के नोट्स बना लेना जिससे आपको याद रहे सेक्शन 36 में क्या था, 37 में क्या था, 38 में क्या था। तो हम बात करते हैं सेक्शन 38 की। तो यहाँ पे सेक्शन 38 हमें ये कहता है कि रेवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है,
तो रिवोक हो सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब जो भी रेवोकेशन होगा, ठीक है ना, जो भी रेवोकेशन होगा शैल नॉट बी डन अनलेस द सब्सक्राइबर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये रेवोकेशन नहीं होगा अगर सब्सक्राइबर को अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, जो भी उसकी बात है वो सुनेंगे, ठीक है। सो अपॉन रेवोकेशन और सस्पेंशन जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो पब्लिश करेगी पहले नोटिस ऑफ सस्पेंशन या फिर रेवोकेशन का, कि हम ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, रिवोक कर रहे हैं, जो भी है उसको पब्लिश करना जरूरी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए। अब यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय इट। अब कब कब रिवोक कर सकती है, where the subscriber or any other person authorized by him makes a request to that effect। अगेन यही है कि अगर सब्सक्राइबर अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, सपोज करिए कि अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर किसी को पता चल गया है कि उसकी प्राइवेट की क्या है, मतलब उसने किसी के साथ शेयर की वो प्राइवेट की किसी को बता दी, और उसके बाद वो पर्सन, वो जो भी एक अनदर पर्सन है वो उसको यूज कर रहा है फॉर हिज और हर ओन पर्पस, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस केस में यहाँ पे अगर सब्सक्राइबर अपनी तरफ से बोल दे कि नहीं मुझे यहाँ पर रिवोक करवाना है, तब हो सकता है। या फिर अपॉन द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, तो ये तो फिर रिवोक हो ही जाएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर ही नहीं रहा तो फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वैसे भी अब किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट इज अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और वाइंडिंग अप। तो अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है, वाइंड अप हो गई है, जहां पे सब्सक्राइबर भी उस फर्म वो मतलब सब्सक्राइबर की वो फर्म थी, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। दैट्स वाई इन्होंने यही लिखा है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी में रिवोक अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट विच हैज बीन इशूड बाय इट एनी टाइम इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट मीन्स यहाँ पर कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इशू कर सकती है तो वो वहां पे उसको रिवोक भी कर सकती है। तो रिवोक करने के लिए कुछ ना कुछ ओपिनियंस की जरूरत होती है, और वो ओपिनियंस क्या है। सो पहला ओपिनियन हमारे पास ये है कि अ मटेरियल फैक्ट रिप्रेजेंटेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज फॉल्स। दैट मीन्स जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए सब्सक्राइबर ने, क्रिएटर ने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन करी थी, तो लास्ट में डिक्लेरेशन आता है ना कि आप अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। लेकिन यहाँ पर अगर वो कहीं पे भी कोई मटेरियल फैक्ट में प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पे वो रिवोक कर देंगे उसको, ठीक है। और हैज बीन कंसील्ड, या फिर कुछ छुपाया हुआ हो, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए जानना जरूरी है लेकिन सब्सक्राइबर ने उसे छुपा दिया, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रिवोक कर देंगे। सेकंड पॉइंट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स वाज नॉट सैटिस्फाइड। दैट मीन्स कोई ना कोई रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। अगर कुछ एलिजिबिलिटी रह गई तो उस केस में पहले उन्होंने चेक नहीं किया, बट बाद में अगर वो चाहे तो उसको रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो प्राइवेट की है और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है किसी ना किसी केस में, और जिसकी भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर जिसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसकी प्राइवेट की पब्लिक की से मैच नहीं कर रही है जो उनकी फाइल में पब्लिक की है, तो यहां पर वो उसको रिवोक कर देंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सब्सक्राइबर हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो सब्सक्राइबर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है, डेथ हो गई है, या फिर सब्सक्राइबर कोई एक ऐसी फर्म है या कंपनी है जो डिसॉल्व हो गई है, वाइंड अप हो गई है, ठीक है ना, या फिर एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिवोक्ड अनलेस द सब्सक्राइबर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर। तो कभी कभी आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने कुछ लाइन को रिपीट किया है, वो रिपीट करने का मेन रीजन यही है ताकि आपके माइंड में एक चीज रह जाए कि कौन सी चीज कब रिवोक हो सकती है, कौन सी चीज कब सस्पेंड हो सकती है, और सब्सक्राइबर को भी मौका दिया जाएगा अपनी तरफ से कुछ कहने का। ऐसा नहीं है कि उसको बस बोल दिया जाएगा कि नहीं भाई ये खत्म हो रहा है। तो ऑन रेवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन 38, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो सेम टू सेम बात करेगी सब्सक्राइबर के साथ। बीच में कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी ब्रेक हो रही है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 39, जो हमें कहता है कि नोटिस, सस्पेंशन और रेवोकेशन का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस की बात होती है, सस्पेंशन और रेवोकेशन की। सो वेयर अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज सस्पेंडेड और रिवोक्ड, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 37 या फिर सेक्शन 38 में, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पब्लिश करना है एक नोटिस उस सस्पेंशन का या फिर उस रेवोकेशन का।
जो भी केस होगा, ठीक है, इन द रिपोजिटरी स्पेसिफाइड, तो जो भी रिपोजिटरी होती है, दैट मीन्स उनके पास जो भी रिकॉर्ड होता है वहां पे भी उन्हें एक पब्लिश करना है नोटिस इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस, कि हमने ये पहले तो इसे पब्लिश कर दिया था, ठीक है, पहले हमने इसे दे दिया था। जो भी पब्लिकेशन होती है, एक्चुअली क्या होता है कि जितनी भी जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है उसकी अपनी एक पब्लिकेशन होती है, उस पब्लिकेशन में सब रिकॉर्ड्स होते हैं कि ये इस पर्सन की पब्लिक की है, ठीक है, और मतलब वो पब्लिक की उनके पास होती है, बट ये वो पर्सन है जिसको हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। बट फॉर द टाइम बीइंग अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सिचुएशन देख के या तो सर्टिफिकेट को सस्पेंड भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज वेयर वन और मोर रिपोजिटरीज आर स्पेसिफाइड, ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा अगर रिपोजिटरी को स्पेसिफाई किया है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को पब्लिश करना पड़ेगा नोटिस सस्पेंशन या फिर रेवोकेशन का सारी रिपोजिटरीज में। ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ एक में से ही हटाना पड़ेगा, उसे सब में ये पब्लिकेशन नोटिस डालना पड़ेगा कि या तो ये पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस पर्सन का या इस फर्म का हम रिवोक कर रहे हैं या फिर हम सस्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर प्रिपेयर करके जाना। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो साइबर लॉ की वीडियोस होपफुली फिनिश होने ही वाली हैं, आपको आगे की वीडियोस भी मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस एक चीज मुझे आपको और बतानी थी कि आपका जो ये साइबर लॉ का कोर्स है, इसमें मैंने आपको जो भी यूनिट्स प्रोवाइड की हैं, मैं अपनी तरफ से ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने वो यूनिट 1 में ही सारी कवर अप करवा दी थी, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो मैंने अभी पिछला जो स्टार्ट किया था, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया था और इफ ऐसे टेलीग्राम पे कुछ ने मुझे कहा था या फिर कमेंट्स में कि मैम ये वो वाली यूनिट नहीं है, तो अगर आपकी नॉर्मल तरीके से देखी जाए तो वैसे 5 यूनिट्स है, बट मैं उसे 4 में कवर अप करवा रही हूँ क्योंकि मैंने यूनिट 1 और 2 के जो कुछ टॉपिक्स थे, जो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स थे, वो आपको एक साथ ही कवर करवा दिए थे। तो होपफुली ये कुछ क्लैरिफिकेशन की मुझे लगा था जरूरत है, तो इसलिए मैंने भी क्लैरिफाई कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, प्लीज प्लेलिस्ट को आप शेयर जरूर करिए, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप भी जाके देख सकते हैं, आपके बाकी के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे साइबर लॉ के वीडियोस पे, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू एजुकेशनल मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड बाय।